हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वी विल टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बेटा। आज हम इस वीडियो में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में सिंगल सेल प्रोटीन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या स्टडी करना है। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जो सिंगल सेल प्रोटीन है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के लिए स्टेप्स देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं। देन एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस एंड देन एप्लीकेशन इफ कहीं यूजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। तो हम बात करें सिंगल सेल प्रोटीन की, तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? एक फॉर्म नाम से पता चल रहा है, प्रोटीन है। ठीक है, कैसा प्रोटीन है? एडिबल, खाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, डिफाइंड है, एडिबल है कि हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मेन बात है कि कहाँ से लिया गया है? माइक्रोब से लिया गया है। ठीक है, जो माइक्रोब का कल्चर माने जो माइक्रोब्स है ना, कुल मिलाकर माइक्रोब्स को ही क्या कर रहे हैं? ईट कर रहे हैं। ठीक है, हम माइक्रोब्स को क्या कर रहे हैं? हम ईट कर रहे हैं। कोई भी माइक्रोब्स को ईट नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स होंगे, वो हम स्टडी करेंगे कौन से हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स को कल्चर करेंगे, ग्रो करेंगे, इसलिए लिखा है माइक्रोबियल कल्चर। और क्या हम उन्हें लाइव ईट कर लेंगे? नहीं, हम उन्हें किल करके, ठीक है, उनके डेड और ड्राइड सेल बायोमास को, ठीक है, उन्हें डेड करके, उन्हें ड्राई करके हम पूरा प्रोसेसिंग देखेंगे। ठीक है, तो उस तरह से माइक्रोब्स का क्या करते हैं? माइक्रोब्स को हम ईट करते हैं। ठीक है, हेल्दी माइक्रोब्स को। क्लियर? तो उनमें क्या होता है? माइक्रोब्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा। जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स प्रोडक्ट को खाएंगे, फिर एनिमल प्रोडक्ट को खाएंगे, तो वो भी क्या है? ठीक है, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उन्हें डेड करके हम उनके अंदर जो प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे यूज़ कर रहे हैं, हमारी बॉडी डाइजेस्ट के यूटिलाइज करेगी प्रोटीन को। तो वही फंडा सेम क्या है? माइक्रोब्स का है। ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन आर बेसिकली व्हाट? दीज आर प्रोटीन दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रोबियल कल्चर। ठीक, जिन्हें हम क्या कर रहे हैं? यूज एज अ डाइट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और भी इनके और भी यूसेजेस हम देखेंगे बाद में, लेकिन मेरी बात कैसे? डेड एंड ड्राइड सेल बायोमास। ठीक है, वही वाली बात, प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं, इवन एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमंस के लिए यूज़ करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? फूड ग्रेड है। ठीक है, जो SCP है उसकी क्वालिटी क्या है? फूड ग्रेड। और अगर एनिमल कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे फीड ग्रेड। ठीक है, फूड ग्रेड काफ़ी एफिशिएंट, थोड़ा कॉस्टली भी होता है। ठीक है, और अच्छा होता है। ठीक है, रिफाइंड होता है और ज़्यादा। जबकि फीड ग्रेड जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं है, बट हम उन्हें एनिमल्स को फीड करा सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर एक जनरल बात करें कि कौन से कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, तो एल्गे यूज़ कर सकते हैं, फंजाई में भी यीस्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, फिलामेंटस फंजाई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? बाकी मैं ये चीज़ डिटेल में और देखेंगे। ठीक है, ऐसे सबस्ट्रेट को भी हम अभी डिटेल में देखेंगे कि मेन एक एडवांटेज भी SCP का क्या है, बिकॉज आपको प्लांट्स को भी अच्छा सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, प्लांट्स को आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि वो ग्रो करे, तो कॉस्टली होता है। ठीक है, एनिमल्स में इवन और कॉस्टली हो जाता है अगर हम एनिमल्स को कंज्यूम करें। पहले एनिमल्स को आप ग्रो करना पड़ेगा, एक तो लॉन्ग टाइम भी लगेगा उन्हें ग्रो करने में, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी। एनिमल्स को और ज़्यादा, प्लांट्स को थोड़ा सा रिलेटिवली कम। लेकिन माइक्रोब्स क्या है? हमें पता है बैक्टीरिया भी 20 मिनट के अंदर डिवाइड कर जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है उसका जो सेल बायोमास है। तो एक तो जल्दी बहुत ग्रो करेंगे, साथ में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ भी खिलवा सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इनएक्सपेंसिव सबस्ट्रेट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इवन एग्रीकल्चरल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इन पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। वुड शेविंग, सॉडस्ट। ठीक है, अभी प्लांट्स एनिमल्स से ग्रो नहीं करेंगे नहीं। ठीक है, उसमें कॉस्ट हाई देनी होती है। फिर ऑब्वियसली बात है, जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट हाई होगी तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट भी हाई होगी। और अगर स्पेशली इस केस के अंदर, SCP के केस के अंदर, अगर हम रॉ मटेरियली एक्सपेंसिव चीप प्रोवाइड करा रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट भी जो होता है वो चीप होता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है इसका। फिर हम बात करते हैं कि न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई है, प्रोटीन के साथ साथ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, जबकि इसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इवन एनिमल्स और जो प्लांट प्रोटीन है उससे बेटर होती है। ठीक है, बस मेन इशू क्या है कि जो फूड ग्रेड है वो थोड़ा कॉस्टली, बिकॉज वो ये मार्केट है। ठीक है, तो फूड ग्रेड को एक्सपेंसिवली बेचा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स, इसके क्या है? प्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो रॉ मटेरियल्स है, इनएक्सपेंसिव सबस्ट्रेट्स, वो देखेंगे कौन कौन से हम ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन की।
ठीक है। स्ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन कराएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फिर हम हार्वेस्ट करेंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, फिर उसके बाद हम पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ जो ये सेल्स ही तो है भाई, ठीक है, माइक्रोबियल सेल्स हैं, ठीक है। कई बार क्या करते हैं सेल्स बाहर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, कई बार सेल्स प्रोडक्ट इंट्रा सेल्यूलरली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और स्पेशली हम क्या करें, हम सेल्स को कंज्यूम करें, प्रोटीन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम यूजुअली सेल्स का डिसइंटीग्रेशन कराना होगा, ठीक है। तो एक तरह का ये एक पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे और भी चीज़ें होती हैं। तो फिर हम बात करते हैं एससीपी प्रोसेसिंग की, उसके बाद हम और भी प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, ठीक है। तो वो वाली बात जो मैंने आपको बताई कि रॉ मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट ही हाई होगी तो अल्टीमेट जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट भी हाई होगी, ठीक है। अगर इसकी लो होगी तो एससीपी फाइनल प्रोडक्ट भी लो होगी जो कॉस्ट है, ठीक है। तो कौन से हम रॉ मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, हम हाई एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एल्केन्स हो गए, इथेनॉल हो गया। हम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक मोलासेस, स्ट्रॉज हो गए, वुड में सेल्यूलोज को, लिग्निन को, बिकॉज डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप का सब्सट्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनकी कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं होती, क्लियर। CO2 हो गया, ठीक है। सीवेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, सोचो इवन सीवेज पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, और स्पेशली हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे जो टॉक्सिक ना हो, हमारा फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्ट्रेन, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। हमने कहा भाई बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं, यीस्ट यूज़ कर सकते हैं, फिलामेंटस फंजाई यूज़ कर सकते हैं, एल्गे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिलामेंटस फंजाई के अंदर हम चैटोमियम सेल्यूलोलाइटिकम यूज़ कर सकते हैं, एस्परजिलस नाइगर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी है, मैंने सिर्फ दो एग्जाम्पल ये रखे हैं ताकि याद हो सकें, ठीक है। अगर हम यीस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस क्रेविसे जो हमारा बडिंग यीस्ट है, बेकर यीस्ट कहो आप इसे, ठीक है, ब्रूअर्स यीस्ट कहो, अलग अलग नाम है। ऐसे कैंडिडा लिपोलैटिका होता है, क्लियर। बैक्टीरिया के केस में ब्रेवी बैक्टीरियम होता है, मिथालोट्रोपस होता है। एल्गे केस में क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना, इसको तो आपने प्रोडक्ट्स भी देखे होंगे, ठीक है, स्पाइरुलिना मैक्सिमा, क्लियर। फिर आता है हमारा फंगल सेल बायोमास, ठीक है। इसके अंदर अब हम अभी तो हमने एग्जांपल देंगे, ठीक है, कि कौन से फंजाई यूज़ कर सकते हैं, कौन से बैक्टीरिया, कौन से एल्गे, अब इनके हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फंगल सेल बायोमास की अगर हम बात करें तो इसमें 50 to 55% प्रोटीन होगा, जबकि अगर हम यही बात करें बैक्टीरियल सेल बायोमास की तो बैक्टीरियल सेल बायोमास में 80% प्रोटीन होगा। यहीं हम अगर बात करें एल्गल सेल बायोमास की तो उसके अंदर 60% प्रोटीन होगा, ठीक है। अब एल्गल सेल बायोमास क्या होगा, इसमें न्यूक्लिक एसिड कंटेंट लो होगा, और एक एडवांटेज है, अभी हम समझेंगे कैसे, ठीक है। 60% प्रोटीन है और लो न्यूक्लिक एसिड कंटेंट है, ये एज एडवांटेज वर्क करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं किसकी, फंगल सेल बायोमास की, तो उसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड कंटेंट हाई होगा, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड कंटेंट हाई होगा, ठीक है। एल्गे के अंदर ये एडवांटेज है कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड कंटेंट लो होता है, साथ में क्या होता है, ये क्लोरोफिल में रिच होता है इनके साथ, लेकिन ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो कई बार ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं हो पाते, ठीक है, लेकिन स्पाइरुलिना के अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं मिलती, क्लियर। फिर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। अब फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन के अंदर हमने कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया और सबस्ट्रेट हमने दोनों स्टडी कर लिए, अब उसे हम फर्मेंटर के अंदर डालेंगे किसी बायोरिएक्टर के अंदर, और किस टाइप के फर्मेंटेशन कराएंगे, फैट बैच कल्चर। फैट बैच कल्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फैट बैच कल्चर के अंदर क्या होता है कि भाई बैच कल्चर जो होता है हमारे मेन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक समरी लूँ, एक तो होता है हमारा बैच कल्चर, ठीक है, एक होता है हमारा फैट बैच, एक होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जो फैट बैच है कॉन्टिन्यूस और बैच का एक मिक्सचर है। बैच में क्या होता है कि आप जो भी सबस्ट्रेट होगा वो सिर्फ जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का उससे पहले डालोगे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स को भी फर्मेंटेशन हो जाने के बाद हार्वेस्ट करोगे, ठीक है, बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो एक क्लोज्ड सिस्टम होता है, ठीक है, इसलिए इनके अंदर कंटामिनेशन के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है। जबकि कॉन्टिन्यूस जो होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस के अंदर आप फर्मेंटेशन चल रहा है, आप प्रोडक्ट आपका जो भी सबस्ट्रेट है वो डालते जाओगे और प्रोडक्ट निकालते जाओगे, तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ओपन प्रोसेस है बिकॉज एनवायरनमेंट से ओपन है, ठीक है, तो ये इसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज क्या है, फेड बैच कल्चर, ठीक है। फेड बैच कल्चर में क्या करते हैं हम कि जो हमारे सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, उन्हें कॉन्टिन्यूसली तो नहीं डालते, लेकिन सर्टेन इंटरवल्स पर डालते हैं, ठीक है। सर्टेन इंटरवल्स पर डालेंगे, इंटरमीडिएट इंटरवल्स, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स कह दो आप, ठीक है, उस पर डालेंगे, लेकिन प्रोडक्ट को हम बिल्कुल लास्ट में रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इससे एक फिनोमिना होता है, डिटेल में तो हम जब इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे तभी देखेंगे, ठीक है, कि एक क्या होता है कई बार कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हम शुरुआत में बहुत ज़्यादा हाई प्रोवाइड कर देना, ठीक है, तो हम जो भी हमारा प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, वो फॉर्म नहीं हो पाते, ठीक है। ये उनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये इशू किस में क्रिएट हो सकता है, ये इशू हमारा जब हम सबस्ट्रेट बैच कल्चर यूज़ करें तो उसमें क्रिएट हो सकता है ये वाला इशू, ठीक है। तो अगर हम सबस्ट्रेट को इंटरमिटेंटली प्रोवाइड करें, ठीक है, विद रेगुलर इंटरवल्स, कि यहाँ पे हमने थोड़ा प्रोवाइड कर दिया तो वो उसमें से कुछ यूज़ हो गया, तो कभी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ओवरवेलमिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि वो प्रोडक्ट को इनहिबिट करे, स्पेशली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को इनहिबिट करे, ठीक है। तो इसे हम इस फिनोमेना कहते हैं कि जब सबस्ट्रेट की हाई कंसंट्रेशन जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनहिबिट कर रही होती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। क्या कहते हैं बेटा, कैटाबोलाइट रिप्रेशन, ठीक है। तो ये कैटाबोलाइट रिप्रेशन किस में नहीं हो पाता, फेड बैच कल्चर में नहीं होता, इसलिए अब इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं ये यूज़ करने लगे हैं, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर चांसेस भी कम रहता है कंटामिनेशन के, कंटेनर्स के अंदर और ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब फेड बैच कल्चर के अंदर क्या होगा, ठीक है, हमने बात बता दी, बैच फर्मेंटेशन है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को इंटरमिटेंटली ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि कैटाबोलाइट रिप्रेशन ना हो पाए, क्लियर। और लेकिन जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उसे हम लास्ट में ही रिमूव करते हैं, ठीक। अब आती है बात हार्वेस्टिंग की। अब हमारा लेट फर्मेंटेशन हो गई, हमारा जो प्रोडक्ट था प्रोटीन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसे जो भी फर्मेंटर है, फर्मेंटर से हम निकालेंगे उसे, ठीक है, डिकेंटेशन प्रोसेस करेंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे हमारे जो सेल्स हैं, तो इसे हम कह रहे हैं डिकेंटेशन, क्लियर। पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा, अब ये जो हमारा आया है, ठीक है, इसके अंदर हमारे जो भी हमारा बैक्टीरियल सेल्स भी होंगे, जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं, बेसिकली माइक्रोब्स भी होंगे, ठीक है, और इसके अंदर और सब्सटेंसेस भी होंगे और पार्टिकल्स, जैसे ये फ्लूइड हमें दिख रहा है, ठीक है, और फ्लूइड भी होगा इसके अंदर, ठीक है, जो मीडिया है हमारा। तो हमें सबको सेपरेट करना है, हमें हमारा क्या चाहिए, सिर्फ हमें हमारा माइक्रोब्स चाहिए, ठीक है, जिसकी हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन हम कैसे प्रोसेसिंग से कर सकते हैं, सारा क्या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, ठीक है, ये सारा क्या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्लियर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सेपरेशन कर रहे हैं। अगर यीस्ट बैक्टीरिया है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्लॉक्यूलेशन, फ्लोटेशन ये सब करा सकते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन तो आपको पता होगा, फ्लॉक्यूलेशन आप ऐसे समझ लो, समझ में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। फ्लॉक्यूलेशन में क्या करेंगे, हम कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या फिर ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, बेसिकली सॉल्ट्स डाल दिए हमने इसके अंदर। तो क्या हुआ, यहाँ पे इशू क्या था कि कुछ कई बार जो भी हमारे सेल्स हैं वे बहुत डिस्पर्स्ड वे में है, ठीक है, इधर उधर हैं, क्लियर, यानी एक मास फॉर्म नहीं कर रहे, तो हम इसलिए उन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन से फिर फिल्ट्रेशन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक मास फॉर्म करते हैं, ठीक है। हमने कुछ नमक डाल दिया, एक तरह से आप सिंपल भाषा में समझो, तो वे क्या करेंगे, वे एग्रीगेट करेंगे, ठीक है, एग्रीगेट करेंगे। इस एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक, ठीक, फ्लॉक फॉर्म कर दिया इन्होंने। अब ये हम और टेक्निक से सेंट्रीफ्यूगेशन से फिल्ट्रेशन से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लॉक्यूलेशन ही होता है। फ्लोटेशन में क्या कहानी होती है, फ्लोटेशन के अंदर बेटा कि हमने क्या करें, हमने बबल्स इंट्रोड्यूस करा दिए। अब वे बबल्स क्या करेंगे, वे बबल्स हमारा जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी माइक्रोब होगा, माइक्रोब के सेल्स को सराउंड कर लेंगे, ठीक है। अब एक ऐसा जो हम उसमें भी स्विमिंग करते हुए पहनते हैं ना ट्यूब, तो वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करवा देते हैं सरफेस पे कि हम डूबे ना, तो ये भी उसकी तरह एक्ट करेंगे और सरफेस पर इन्हें फ्लोट करा देंगे ताकि हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकें ईजिली, क्लियर। बाकी फिलामेंटस फंजाई को हम फिल्ट्रेशन से यूज़ करते हैं। इवन फिलामेंटस बैक्टीरिया हुआ, फिलामेंटस फंजाई हुआ, उन्हें हम फिल्ट्रेशन से ही सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। फिर हमारी बात आती है वॉशिंग करेंगे, ठीक है, वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग में हमने क्या किया, वॉश किया, फिर हम उसे ड्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप बेटा प्रोसेसिंग ऑफ एससीपी, ठीक है। अब फर्दर प्रोसेसिंग इससे भी डिपेंड करती है कि भाई हमें किस टाइप का चाहिए। हमने कहा था भाई फीड ग्रेड चाहिए, ठीक है, या फिर फूड ग्रेड चाहिए। फूड ग्रेड ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होता है, तो उसमें और प्रोसेसिंग, उसे और प्योरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ह्यूमन के लिए सेफ रहे। फीड ग्रेड में हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, लापरवाही इन द सेंस मतलब बिकॉज एनिमल्स के साथ उतना एहतियात नहीं बरतना होता, ठीक है। तो एनिमल्स जो फीड ग्रेड होती है उसमें प्रोसेसिंग थोड़ी कम होती है,
क्लियर। अब क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, जैसे कि सेल वॉल डिग्रेडेशन। अब मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा सेल यूज़ करना होता है, कई बार क्या होता है हमें सेल का अंदर का कंटेंट चाहिए, कि हमें सिर्फ सेल के अंदर का जो प्रोटीन है ना सिर्फ वही चाहिए, पूरा सेल हम कंज्यूम नहीं कर सकते, कई सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्लोरोफिल है या फिर कोई भी टॉक्सिक कंटेंट है, ठीक है, हमें सारा सेल नहीं यूज़ करना, ठीक है, हमें सिर्फ प्रोटीन चाहिए, तो हम वहाँ पे एक्सट्रैक्शन कराते हैं कि हम सेल को ब्रेक डाउन कर देंगे ताकि अंदर का कंटेंट बाहर आ जाए, ठीक है, यानी जो प्रोटीन है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, मैकेनिकल वे में कर सकते हैं, क्रस्टिंग करके, ग्राइंडिंग करके, कॉल मिल ग्राइंडर से, बार मिल ग्राइंडर से, ठीक है, होमोजेनाइजेशन से कर सकते हैं। केमिकल में हम एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड में हम ऑटोमेटिक शॉक दे सकते हैं, हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्रीजिंग करा सकते हैं। तो इन सबसे क्या होगा, सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, और जो भी अंदर कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा। दूसरा एक इशू क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड कई बार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किस किस केस में हमने पढ़ा था, अगर हम केस की बात करें तो हमने कहा था भाई जो फंजाई है, फंजाई और हमारा एल्गे नहीं, फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर क्या है बेटा, हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट है, हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, ठीक। जबकि जो हमारा एल्गे है, ठीक है, एल्गे के अंदर क्या होगा, लो न्यूक्लिक एसिड कंटेंट होगा। अब इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होंगे, प्यूरिन्स होंगे, ठीक है, प्यूरिन्स होंगे, पार्मिडिन्स होंगे, ठीक है, क्या है ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। तो हम फोकस हमें किस पे करना है, स्पेसिफिकली प्यूरिन्स पर। तो जो प्यूरिन्स होते हैं ना, ये मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्पेशली यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेंगे मेटाबॉलिज्म करके, क्लियर। उससे क्या होता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं ना, ये हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, ठीक है, गाउट हो सकता है। कई बार आपने कुछ प्रोटीन्स ऐसे खाए होंगे, कुछ सोर्स जैसे स्पाइनच हो गया, ठीक है, या फिर बीन्स हो गए, ठीक है। हम कई बार लोग शिकायत करते हैं कि प्रोटीन खाने से उनके जो जोड़ वगैरह हैं, ठीक है, उनमें दर्द हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली वो प्रोटीन खाने से नहीं होता, वो ऐसा प्रोटीन का सोर्स खाने से हुआ है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, जिसके अंदर प्यूरिन्स प्रेजेंट थे, यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ज़्यादा प्रेजेंट थे, ठीक है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं वो ऐसे वाले भी होते हैं जिनके अंदर प्यूरिन्स ज़्यादा है, ठीक है, जिनके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, क्लियर। तो वो प्यूरिन्स कंजप्शन करने से क्या हो गया, उनके यूरिक एसिड बढ़ गया बॉडी का, ठीक है, उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या फिर जो अब हमेशा नहीं होता बट कुछ केसेस में वो गाउट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें जो जॉइंट्स है वो फूल जाते हैं, वो एक्सट्रीम केस है, ठीक है, या फिर किडनी के स्टोन्स हो गए। तो ये होता है प्यूरिन के हाई कंजप्शन से। तो आप ऐसा प्रोटीन सोर्स मत खाओ, इसका इलाज क्या, आप ऐसा प्रोटीन सोर्स मत खाओ, आप स्पाइनच मत खाओ, आप सर्टेन जो बीन्स होते हैं वो मत खाओ, ठीक है, जिसमें प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। आप ऐसे सोर्सेज खाओ, जैसे एग खा लिया आपने, ठीक है, आप कई सारे सोर्सेज हैं, एग हो गया, कैरेट हो गया, जिनके अंदर जो प्यूरिन कंटेंट है वो कम है बट प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। एग आप अच्छा सोर्स है, एग खा सकते हो, क्लियर। तो वही वाली बात लिखी है। ऐसी हम अगर माइक्रोब्स के केस में बात करें तो माइक्रोब्स केस में एल्गे सेफ है, बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन तो है लेकिन न्यूक्लिक एसिड कंटेंट लो है, ठीक है। तो हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा और इनके चांसेस कम होंगे, ठीक है। स्पेशली इनसे पहले क्या फेस करता है, जो हम पेन महसूस करते हैं जॉइंट्स में, तो वो नहीं होगा। या आपने सुना होगा यूरिक एसिड बढ़ गया प्रोटीन खाने से, बट ऐसा नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड लेने से बढ़ता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये एक थोड़ी अवेयरनेस वाली बात है, अगर आपको कोई कभी कहे भी तो सही वाली बात समझाना, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर भी यूजुअली ना सीधा एकदम जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो मना कर देता है। तो लोग सोचते हैं कि प्रोटीन नहीं खाना, प्रोटीन खाने से ही हुआ है, फिर लोग प्रोटीन नहीं खाते, जबकि आपको पता है अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो भाई प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए, और आरएनए प्रोटीन बनाएगा। डीएनए एक्सप्रेस ही प्रोटीन की वजह से होता है, सारा स्ट्रक्चर बॉडी का प्रोटीन की वजह से बना है, ठीक है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट में बेटा। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है इनके, कि अगर हम माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं, सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो बायोमास है वो बड़ी जल्दी डबल हो जाता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, जबकि प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रो करवाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है।
जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी होगी प्रोटीन की वो एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है, ठीक है। इनएक्सपेंसिव रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जबकि वहाँ पे हमें एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे एंड एज अ रिजल्ट प्रोटीन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर हम ऐसा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट है तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जिससे हमें फर्दर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि जो भी हमारा माइक्रोब्स थे उसके अंदर कार्सिनोजेनिक मटेरियल भी थे, हैवी मेटल्स थे, माइक्रोटॉक्सिन्स प्रेजेंट थे या फिर कंटामिनेशन था दूसरे माइक्रोब्स का, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यूजली क्या इंसानों के लिए ज़्यादा यूज़ करना, इंसान चाहेंगे अच्छा हम ये यूज़ करें, लेकिन फूड ग्रेड थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। देखिए ये नुकसान हो जाता है इसका, इसलिए मेजॉरिटी में हम जो है आपने सुना होगा वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, ठीक है। वो माइक्रोब बेस नहीं है, वो मिल्क से बना है और मिल्क क्या है, एक एनिमल का प्रोडक्ट है, तो इसलिए वाइडली ये कंज्यूम नहीं होता, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ये है कि उस फीड ग्रेड की एप्लीकेशन, जो फीड ग्रेड है प्रोसेसिंग वगैरह की वजह से वो महंगा पड़ जाता है, ठीक है, जो फूड ग्रेड है, क्लियर। अब एप्लीकेशंस की बात करें हम तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट है तो ऑब्वियसली बात है जब आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो आपको भूख भी कम लगती है, भूख कम लगेगी तो आप जो कार्बोहाइड्रेट है फैट है वो कम खाओगे, ठीक है। कम खाओगे तो आपको बॉडी वेट मेंटेन होगा, आप कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा, आपका स्ट्रेस मेंटेन होगा, डायबिटिक ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा ऑलरेडी अपने आप, ठीक है। बाकी हेल्दी हेयर, हर्बल फेस क्रीम, इवन एनिमल्स के लिए जो फीड है ना, जो खाना है वो उसके लिए भी रोल होता है इनका, क्लियर। फीड ग्रेड में आइज़ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, बिकॉज प्रोटीन की कई सारे यूजेस हैं, बॉडी में बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये था हमारा SCP का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इस आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नंबर से प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा। सी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।